कौन से जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? कौन बताएगा? कमल, जी सर। बताओ जरा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन कौन से स्थल खंडों से गुजरती है? सर देश में बताएं, देशों में। हाँ, देश बता सकते हो, सागर भी बता जैसे सकते हो, सारी चीजें। जैसे देशों में देखें तो यूके आता है, फ्रांस आता है और स्पेन भी यूके? आता है। हाँ, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम? यस सर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये, 180 डिग्री वाली। अच्छा अच्छा, जी सर, मैं हाँ, टाइम से जीएमटी होता है। नहीं है। सॉरी सर। है ना, जीएमटी नहीं पूछ रहे। अच्छा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सर। तिथि रेखा जिसको 180 डिग्री बोलते हैं ना, जान बताओ फिर, कमल जानकारी है? ये तो सर प्रशांत महासागर में आती है। प्रशांत महासागर में जैसे रसिया वाला हाँ, क्षेत्र आता है, जो बिल्कुल बिल्कुल आती है। जो बेरिंग जल संधि है, वो उस वाले क्षेत्र को होते हुए नीचे न्यूजीलैंड में वो आ जाती है सर, नीचे। हाँ, न्यूजीलैंड के पूर्व से गुजरती है ये यस। बेरिंग सागर। बेरिंग सागर कहाँ स्थित है? ये है अलास्का वाले क्षेत्र को और रूस वाले क्षेत्र को बीच में। हाँ, अलास्का और साइबेरिया और उसके नीचे की थोड़ा सा, उसको बेरिंग सागर बोलते हैं। बेरिंग सागर से एक्चुअली क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरना पूछा भी जा चुका है पहले भी, कि यस। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन स्थल खंडों से गुजरती है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, 1 2 3 4, इस तरह से। तो उनमें से एक यस सर। ऐसा होता है जो नहीं होता है, जो पेयर में क्वेश्चन जो आते हैं वो नहीं इसी तरह के आते हैं, ठीक है ना। तो यस अगर सर। ना यस सर। नहीं देखा हो तो देख लें सब लोग। बेरिंग सागर है, हवाई द्वीप के पास से गुजरती है, समोआ फिजी द्वीप है, न्यूजीलैंड के पूर्व से गुजरती है। और एक बार देख लेना जिसने ना देखा हो, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। अच्छा, मानक समय क्या होता है, कौन बताएगा? मानक समय, प्रतीक्षा। सर जिससे बाकी जगह का टाइम आप कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट मतलब ईस्ट में जाएंगे तो फिर आपको उसमें एडिशन करना पड़ेगा, उसके वेस्ट में जाएंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जिससे टाइम में सर कंफ्यूजन ना हो, एक 24 आवर्स में आप लेकर चलें, स्टैंडर्ड टाइम जिसको मैच करे। हम्म पूरे देश का एक ऐसा समय मान लिया जाता है जो पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में काम करता है, जिससे कि समय को लेके किसी तरह की कोई भ्रांति ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वजह से किसी एक मानक रेखा को समय रेखा मानकर उसका समय लेकर पूरे देश के लिए समय मान लिया जाता है कि ये मानक समय है उस देश का, है या जी। स्थल का, जो भी है ना। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सर 82.5 डिग्री से काउंट करते हैं। हाँ, 82.5 डिग्री से काउंट करते हैं, जो कि जो यूके का टाइम है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे सर। 5.5 घंटे होता है। ये प्लस में है, माइनस में क्यों नहीं है? प्लस सर माइनस से क्या मतलब होता है इसका? सर टुवर्ड ईस्ट जाते हैं वो, अर्थ के मोशन हाँ में पहले चीजें आ जाती हैं उधर, तो हमें उसमें एडिशन करना पड़ता है, इस हाँ मतलब यूके के टाइम से अगर जाते हैं टुवर्ड वेस्ट जाएंगे तो हमें नेगेटिव में ले जाना पड़ता है, ताकि उस टाइम से हम हाँ, मैच कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये प्लस प्लस माइनस कहाँ से करते हैं? प्लस माइनस करने का कारण क्या है कि समय को हम कैलकुलेट कर पाए पूरे वैश्विक स्तर पर, है ना। जी सर। तो बिल्कुल, 0 डिग्री से जो पश्चिम की तरफ देश होंगे वो सभी देश समय को माइनस में रखते हैं, या फिर माइनस का टाइम उनका इंडिकेट किया जाता है, माइनस इतना माइनस इतना। अच्छा, गुणक कितने समय का रहता है? किसी भी देश का समय कितने किस समय कितने के गुणक से विभाजित किया जाता है? गुणक एक लाइन पढ़ी होगी आप लोगों ने। 7.5 सर। नहीं, 7.5 नहीं। कौन बताएगा? किसी भी देश का जो समय है वो कितने के गुणक से विभाजित हो सके उतना रखा जाता है? ध्यान नहीं दिया होगा, 30 मिनट का गुणक माना गया है ना। आधे घंटे से जिसका विभाजित किया जा सके वो समय को मानक समय मानते हैं किसी देश के, ताकि क्या है कि गुणा भाग में आसानी बनी रहे। याद हाँ आया? तो 7.5 ना देशांतर हो गया ना फिर वो। अच्छा, से देशांतर हो गया, ठीक 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 कह रहे हो, हाँ हाँ। 7.5 डिग्री, या समय जो है वो 30 मिनट का हो गया, जी सर। है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं समय पूछ रहा था, तुम डिग्री में बताया। मेरा ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है। कितने लोग लगभग ऐड हो गए, आए हैं और कि आने वाले हैं कि
शुरू किया जाए अपन? जी सर, शुरू कर सकते हैं सर, कोरम की करते पूर्ति हैं, हो चुकी है सर। चलिए। चट्टान वगैरह आप लोगों ने लिख ली थी, रूपांतरित चट्टानों के हमने ऑप्शन छोड़ दिए थे कि आग्नेय से रूपांतरित होने वाली चट्टान है, वो सभी ने लिख ली है? जी सर। किसी का रह तो नहीं गया? चलो नहीं आज सर, अपन लिख लो। शुरुआत कर, ठीक 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 है। आज अपन शुरुआत करेंगे किससे? प्लेट टेक्टोनिक से। नोट्स पहले मिल गए थे, आप लोगों ने पढ़े सबने? यस सर। चलो ठीक है। पैंजिया पैंथालासा किसको बोल रहे थे? जी सर। पैंजिया या पैंथालासा, ये दोनों शब्द किसके लिए थे? सर, आज के नोट्स में जो सर पैनी दिया जी गया था ना, तो पैंजिया और पैंथालासा। जी सर, पैंजिया तो सर सुपर कॉन्टिनेंट जो लैंडमास था पूरा ओवरऑल, हाँ उसको पैंजिया कहते थे, और सर बाकी का बचा ओशियनिक पार्ट था, उसको पैंथालासा। हाँ, जो स्थलखंड था, स्थलखंड का जो हिस्सा था उसको हम पैंजिया कह रहे थे, बाकी का जो सागरी रूप था या महासागर था उसको हम पैंथालासा। ठीक है ना? ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक में, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको दिया किसने था? अल्फ्रेड वैगनर जो थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया। वो एक मौसम विज्ञानी थे, जलवायु विज्ञानी थे। उन्होंने कई सारे शास्त्रों या कई सारे साक्ष्यों के आधार पर एक थ्योरी दी जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह रहे हैं। उनके अनुसार वही कहानी कि हाँ, पहले जो था ये आज का जो रूप है, पहले ऐसा ना होकर एक जगह स्थिर सभी जो द्वीप हैं और महाद्वीप है सभी एक ही जगह पर थे, जिसको हम पैंजिया कहते थे, जो धीरे धीरे कालांतर में विभाजित होकर आज के रूप में आए हैं। अब इन्होंने काफी सारे साक्ष्य दिए कि ऐसा कैसे है। तो उन्होंने कहा कि स्थल रूप जो है, जैसे जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका है, वो दोनों में अगर अपन उनके बाउंड्रीज की बात करें दोनों प्लेट्स की, तो वो दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से, जैसे चाबी ताले वाली बात होती है ना, एक दूसरे से एक समरूपता प्रदर्शित करते हैं दोनों को अगर एक साथ रखा जाए। ऐसे ही उत्तरी जो महाद्वीप है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, एशिया हो, तो उनके सागर तटों पर अपन देखेंगे तो एक दूसरे से मिलती जुलती स्थलाकृतियां हैं। सभी महाद्वीप जो हैं, दक्षिणी महाद्वीप, उसमें जो नाम दिए गए दक्षिणी स्थल रूपों के, जैसे हुआ क्या कि पैंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। ऊपरी हिस्सा जो बोला उसको हम इसको लॉरेंसिया या फिर अंकारा लैंड कहा गया, दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर ये अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड और महाद्वीपों या स्थल रूपों में विभाजित हुए, इनके अलग अलग नाम दिए गए। जैसे अंकारा लैंड में जो हिस्सा टूट के निकला उसको उत्तरी अमेरिका भी नाम दिया गया, एशिया नाम दिया गया, यूरोप के कुछ हिस्से उसमें आए, आइसलैंड, इस तरह के स्थल रूप अंकारा लैंड में। और ऐसे ही गोंडवाना लैंड में क्या निकले? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक, उसके अलावा दक्षिण भारत का हिस्सा। तो इन जो उत्तरी और दक्षिण में जो विभाजित किया गया है, तो कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जैसे कि कुछ वनस्पतियां ऐसी थी जो दक्षिण से या फिर दूसरे हिस्सा जो गोंडवाना लैंड था उससे जो महाद्वीप विभाजित हुए हैं या फिर जो स्थल रूप निकले हैं, उन सभी में वो वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं, है ना। एक ये साक्ष्य मिला। दूसरा, नागपुर का पठार का नाम सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार। वहां पर हिमोड़, हिमोड़ क्या होते हैं? ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर्स के जो अवसाद होते हैं, यानी अवसाद क्या बोलते हैं, जी जो सर। ग्लेशियर जब बह, है ना, ग्लेशियर में सभी लोगों ने सुना होगा, जैसे नदियां होती ना, नदियों के साथ मिट्टी में बह के आती है, वो नदियों का अवसाद हो गया, डेब्रिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे ही हिमोड़ जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो बहते हैं तो अपने साथ वो भी अपने डेब्रिस या अवसाद लेके बहते हैं। तो छोटा नागपुर पठार पर ग्लेशियर्स के अवसाद या डेब्रिस को मिलना, ये बड़ी अजीब बात थी कि भाई छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, यहाँ ग्लेशियर कहाँ से आया, या फिर ग्लेशियर के अवसाद यहाँ कैसे आ सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं छोटा नागपुर का जो पठार था वो ऐसी मौसमी अवस्थाओं में था जब यहाँ पर ग्लेशियर हुआ करता था, या फिर ये जो है इस ऐसे स्थल खंड या भूखंड से जुड़ा हुआ था जहां पर ग्लेशियर का बहाव था, है ना। ऐसे ही कनाडा में क्या है, डायनासोर के अवशेष मिले हैं। डायनासोर इतने ठंडे क्षेत्र में कनाडा में क्या कर रहे हैं? सीधी सी बात है, वहां उत्पत्ति कैसे हुई?
इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्थल रूप एक दूसरे के साथ थे और जुड़े हुए थे, और सभी स्थल रूपों की मौसमी स्थितियां, जलवायु स्थितियां और वनस्पतियां एक जैसी हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में जब हजारों करोड़ों सालों बाद जब ये विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभाव में आए, तो ये टूट टूट कर खंडित हो गए और आज की परिस्थिति में पहुंचे। ठीक है ना। ये है इनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर की। ठीक है। उसमें उन्होंने जो साक्ष्य दिए हैं, ये साक्ष्य थोड़ा सा याद रखना, ये आ जाते हैं क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन कौन से साक्ष्य कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में प्रस्तुत किए गए, या फिर वैगनर के अनुसार इनमें से क्या उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये साक्ष्य याद रखना कहाँ पर क्या है। ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जो है एक्चुअली ये इन्हीं की, वैगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसी का अपडेटेड वर्जन अपन कह सकते हैं, या फिर विकसित रूप कह सकते हैं। कैसे? इन्होंने कुछ चीजों को जोड़ा, उसमें साक्ष्य के अलावा कौन कौन से बल हैं उसको परिभाषित किया कि हाँ कॉन्टिनेंट्स के या प्लेट्स जो होती हैं उनके मूवमेंट के लिए कौन कौन से बल जो हैं वो कारक हो सकते हैं। ठीक है ना। अब प्लेट क्या होती है? तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, वो जो है कई सारे टुकड़ों या हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। तो एक स्थल दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, है ना। नासा के अनुसार 100 से ज्यादा प्लेटें हो सकती हैं हमारी भूप्रपटी को बनाने के लिए जिम्मेदार, या भूप्रपटी को निर्मित करने वाली 100 के आसपास प्लेट हो सकती हैं। लेकिन अभी जो है वो लगभग 7 बड़ी प्लेटें ज्ञात हैं और 20 छोटी प्लेटें जो है वो ज्ञात हैं। बाकी की ढूंढी जाएंगी, भविष्य में साक्ष्य और मिलेंगे या जानकारी मिलेगी तो आगे बढ़ा जाएगा, एक अंदाजा है। ठीक है ना। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है? चीज वही कहती है कि हाँ प्लेट्स पहले एक साथ थी, इन प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, फिर आज की अवस्था में पहुंची। इनकी गति को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी परिभाषित करती है कि भाई इनकी गति किस हिसाब से है। जैसे कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, उसकी जो गति है वो हिमालय प्रदेश में लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास है। ऐसे ही कहीं कहीं पर सभी प्लेटों की गति भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन पर पड़ने वाले बल का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे भूमध्य रेखा पर क्या होता है, बल ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं या फिर ज्यादा बल प्रभाव का कार्य कर रहे होते हैं, जो प्लेट्स के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है ना। इस तरह से ही कई सारी जो प्लेट्स हैं उन पर अलग अलग तरह से प्रभाव देखा गया है, और उन अलग अलग प्रभावों से प्लेट्स की गति भी अलग अलग रहती है। ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट्स के मूवमेंट के लिए कौन सी बल सबसे ज्यादा प्रभावकारी रहता है? तो संवहनी बल, संवहनी तरंगों का से उत्पन्न जो बल है, जिसको बियोंसी बोलते हैं, वो प्रभावकारी भूमिका निभाता है प्लेट्स के मूवमेंट में। ठीक है ना। अब अपन प्लेट्स, उसमें एक फोटो देख रहे होंगे सभी लोग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देख रहे हैं सबको, एक पिक्चर, एक मानचित्र छोटा सा बनाया गया है, यस सर। जी सर। है ना। इसमें अपन देखेंगे, उसमें मैंने क्या किया है कि भू प्रॉपर्टी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। उसका ऐसा डायग्राम बनाया है कि उसमें अपने को एरो से संवहनी तरंगें जो एरो से दर्शाई गई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लूम बोलते हैं एक्चुअली। आगे नाम लिख दिया है मैंने। तो है क्या, दो तरह की बाउंड्रीज यहाँ निर्मित हो रही हैं प्लेट्स के मूवमेंट से, एक डाइवर्जेंट, एक दूसरी कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी सीमा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही नाम याद रखना। और कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। डाइवर्जेंट मतलब दूर जाने वाली, है ना। इनको रचनात्मक किनारे भी कहते हैं। किनारे क्या है? प्लेट्स के जो हिस्से हैं, अंतिम छोर हैं, उनको हम किनारे कह देना सिंपली, कोई ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट जो है वो अपसारी सीमा है, या इसको रचनात्मक कह रहे हैं। कन्वर्जेंट यानी अभिसारी सीमा, जिसको हम विनाशात्मक कहते हैं। प्लेट्स का मूवमेंट आगे अभी आएगा। डाइवर्जेंट मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब पास और दूर जो है वो प्लेट्स की इस फोटो में आप देख रहे होंगे, दो तरह से तरंगों का मूवमेंट दिखाया गया है। एक ऊपरमुखी स्तंभ, दूसरा अधोमुखी स्तंभ। ठीक है ना। ऊपरमुखी स्तंभ का मतलब तरंगे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं और पैरेलल मुड़ मुड़ जा रही हैं, यानी
इस स्तंभ के ऊपर जो प्लेट्स रहेंगी वो भी दो अलग अलग दिशाओं में मूव करेंगी, ठीक है ना। इसलिए अपसारी सीमा जो है या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है या डाइवर्जेंट मार्जिन जो है वो ऊपर मुखी स्तंभ पर ही स्थित होते हैं, जिसमें कि संवहनी बल जो है वो दो अलग अलग दिशाओं में कार्य करता है, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। इसलिए बीच में दरारें उत्पन्न होती हैं और अभी अपसारी सीमा का निर्माण या डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है अधोमुखी स्तंभ, यानी कि संवहनी बल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे यानी पास आ रहे हैं दोनों तरफ से तरंगे, संवहनी बल तरंगे। तो क्या करते हैं, जब दोनों पास आएंगे तो उसके ऊपर जो बाउंड्रीज होंगी एक दूसरे ऊपर जो बाउंड्रीज होंगी वहां पर प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है ना। जब टकराती हैं तो क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो सीधी सी बात है वो नीचे की तरफ सबडक्शन हो जाता है उसका, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा चढ़ जाती है, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है या भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है इसमें, एक तो अपसारी सीमा या रचनात्मक सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री ऊपर मुखी स्तंभ के ऊपर होगी, जिसमें कि बल अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहा होता है। और कन्वर्जेंट जो है सीमा वो ऐसे स्तंभ के ऊपर होती है जहां पर बल एक दूसरे के पास आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के आमने सामने की ओर कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब प्लेट्स जो है वो एस्थेनोस्फेयर पर तैर रही है, जानकारी होगी। एस्थेनोस्फेयर क्या है, मेंटल का ऊपरी भाग जिसमें लावा होता है। तो होता क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में या फिर डाइवर्जेंट के जो किनारे होते हैं वहां पर जब प्लेट्स एक दूसरे की अपोजिट या फिर अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करती है तो नीचे से लावा निकलेगा। लावा जब निकलेगा तो ऊपर भूपर्पट्टी का निर्माण होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारे या रचनात्मक बाउंड्रीज, यानी नई भूपर्पट्टी का यहाँ निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है उनको हम रचनात्मक कहते हैं। और कन्वर्जेंट यानी अभिसारी सीमा, वहां पर क्या होता है, जो बनी हुई भूपर्पट्टी है पहले से वो नष्ट हो रही है एक दूसरे से टकरा कर, है ना। तो आपस में आए टकराए और फिर वो धरातल में नीचे की तरफ समा गई, तो क्या हुआ, भूपर्पट्टी का विनाश हुआ, इसलिए इसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं। दोनों का अंतर आ गया समझ में, जिसको रचनात्मक क्यों कह रहे हैं विनाशात्मक क्यों कह रहे हैं, आ गया सबको। जी सर। यस सर। चलो ठीक है। तो एक तो याद ये रखना है कि विनाशात्मक कौन सी है रचनात्मक कौन सी है, दोनों के हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही नाम याद रख लेना, ठीक है। और उसके ऊपर उठने का या फिर उनके टूटने का कारण क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे बड़ा जो कारण बताया गया है वो बताया गया संवहनी तरंगों से उत्पन्न बल या ऊर्जा जो है वो प्लेट्स के मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, ठीक है ना। अब प्रश्न है, कुछ प्रमुख प्लेटें जैसे कि नज़्का, कोकोस, अरेबियन प्लेट्स व कुछ प्लेटें और उनकी स्थिति को मानचित्र पर चिन्हित करें। यानी करना क्या है इस प्रश्न में, पहले तो कुछ प्लेट्स के नाम ढूंढने हैं अपने को, प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं, फिर मानचित्र पे उनकी स्थिति, यानी किस देश के दक्षिणी छोर पर है या उत्तरी छोर पर है, आसपास कौन कौन सी प्लेटें हैं, ये याद रखना है। नज़का प्लेट या फिर कोकोस प्लेट ये आ भी चुकी है पहले भी, इनकी स्थिति मानचित्र में चिन्हित करने तक को भी आ चुकी है। करते क्या है, छोटी सी एक फोटो दे देते हैं, आसपास की प्लेट्स के नाम दे देते हैं, बीच में से जैसे नज़का पूछना होगा नज़का प्लेट का नाम गायब कर देंगे, आसपास बाकी प्लेट्स का नाम है, और फिर कहेंगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। तो फिर प्रश्न क्या बनेगा, ऊपर या फिर नीचे चित्रित मानचित्र में ये प्रश्न वाला जो चिन्ह रहेगा इनमें से कौन सी प्लेट होगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा तो उसमें ऑप्शन में वो नाम दे देते हैं। तो इनकी लोकेशन याद रखना, उनके नाम अच्छे से याद रखना कुछ प्रमुख प्लेट वगैरह के, ठीक है ना। चलो अब प्लेट्स की सीमाएं कौन कौन सी थी, एक तो डाइवर्जेंट थी, दूसरी कन्वर्जेंट थी, तीसरी एक और होती है संरक्षी। संरक्षी में क्या होता है, जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि बहुत ज्यादा ना ही एक दूसरे को नष्ट तोड़ रही है या तो यानी
ना तो एक दूसरे को तोड़कर कुछ खत्म कर रहे हैं या और ना ही कुछ नई रचना कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर या एक दिशा में या फिर विपरीत दिशा में समानांतर रूप से मूव कर रही हैं। ऐसे में क्या होता है, कोई बहुत बड़ी भौगोलिक संरचना का निर्माण और विनाश नहीं होता है। इस वजह से इसको संरक्षी कहते हैं, तीसरी प्रकार की सीमा रेखा या फिर मार्जिन्स को। ठीक है ना। तीन तरह के हैं, कौन कौन? संरचनात्मक, विनाशात्मक, तीसरा संरक्षी। ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के किनारे जो हैं या फिर सीमाएं जो हैं वो निर्मित होती हैं प्लेट्स के मूवमेंट से। अब होता क्या है, डिस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट कन्वर्जन जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव प्रकार की होती हैं या फिर विनाशात्मक प्रकार की होती हैं। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सबडक्शन जोन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बेनी ऑफ जोन क्या होता है। तो सबडक्शन जोन, बेनी ऑफ जोन एक्चुअली दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। और होता क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर या फिर किनारों पर दो बड़ी प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट या फिर नीचे बैठ जाती है या धंस जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो एरिया जहां पर वो क्षेत्र जहां पर वो प्लेट जो है भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंसती है वो पूरा क्षेत्र कहलाता है सबडक्शन जोन या फिर बेनी ऑफ जोन। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जैसे सबडक्शन हुआ आप फोटो में देख रहे होंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है लावा के संपर्क में आ जाता है, कुछ समय बाद ये लावा बन के ही समाहित हो जाता है। और ऊपर का हिस्सा जो है वो एक तरह के किनारे या स्कार्प बनाते हैं जिनको हम माउंटेन्स या फिर पर्वतों की श्रृंखला के रूप में जानते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट, आपने एक नाम सुना होगा। भारत में दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी घाट जो है, गोवा से लेकर पूरा नीचे तक का तमिलनाडु के अंत तक का हिस्सा जो है पूरा का पूरा पश्चिमी घाट रहता है, जो कि क्या है, एक तरह से इसी तरह का यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री का ही एक हिस्सा है या फिर उसका हिस्से ही निर्मित एक पर्वत श्रृंखला जिसको हम पश्चिमी घाट कह रहे हैं। कई सारे और भी हमें एग्जाम्पल उसमें दिए गए हैं, जैसे रॉकीज और एंडीज। ये दोनों क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर स्थिर पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कौन बताएगा? एंडीज, एंडीज है ना। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? साउथ दक्षिण अमेरिका सर। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी जो छोर है, पश्चिम में स्थित, महाद्वीप के पश्चिम में स्थित जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक दक्षिणी अमेरिका को पूरा कवर करती है ना। और एक खास बात क्या होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से निर्मित किनारों पर, कि इनमें ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपन देख रहे होंगे कि बाउंड्रीज टकरा रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बाउंड्रीज के टकराने के बाद जबकि उसकी थिकनेस बढ़ जाती है ना, क्योंकि भारी प्लेट उसके ऊपर हल्की प्लेट, तो उसकी ऊंचाई जो है या फिर थिकनेस जो है बढ़ गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर ज्वालामुखी है और वो सक्रिय भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको तोड़ते हुए भी लावा ऊपर तक निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई है। इस वजह से ऊर्जा तो निकलेगी, तो किस रूप में निकलेगी? सीधी सी बात है, लावा के रूप में निकलती है धरती की ऊर्जा, संवहनी तरंगों की जो ऊर्जा है ना। तो एंडीज और रॉकीज दोनों जगहों पर भी पर्वतों के ऊपर ज्वालामुखी निर्मित हुए हैं और ये सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं, है ना। ठीक है ना, आ गया सबको समझ में? जी सर। चलो। जी अब सर। सबडक्शन जोन कौन बताएगा, सबडक्शन जोन क्या होता है? जब सर भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी हाँ, तो उस एरिया को सबडक्शन जोन कहते हैं। सिंपली। और ये कई बार आ चुका है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ देखो प्लेट्स भी दो तीन तरह की होती हैं। एक तो प्लेट होती है जो महाद्वीपीय प्लेट, यानी कि सिर्फ महाद्वीप जिस पर स्थित हो,
दूसरी होती है महासागरीय यानी सिर्फ महासागर जिस पर स्थित हो। तीसरी होती है मिश्रित यानी महाद्वीप महासागर दोनों ही जिस प्लेट पर स्थित हो। ठीक है ना, तो 3 तरह की होती हैं प्लेटें, महाद्वीपी, महासागरीय और मिश्रित। अधिकतर केसों में क्या होता है, इन किनारों में महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें जब टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट सीधी सी बात है महासागर भारी है, इसलिए तो महासागरीय है, नीचे है, भारी ही होगी। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धस जाती है। अधिकतर केसों में हम या फिर महाद्वीप में अपन देखेंगे सभी में यही है कि महाद्वीपीय प्लेट ऊपर और महासागरीय प्लेट नीचे, और एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और इस क्षेत्र को सबडक्शन जोन कहते हैं या फिर बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ये आ भी चुका है और फिर भी आने के चांस दोबारा से हैं। अब उदाहरण हम देखते हैं एक हिमालय का। हिमालय में क्या हुआ, 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराई, दोनों की दोनों महाद्वीपीय प्लेटें थी, दोनों आपस में टकराई। भारी प्लेट जो है वो नीचे धस गई, हल्की प्लेट जो है उसमें उलट पड़े और वो ऊपर की तरफ है ना। अच्छा, इंडियन प्लेट और चाइना प्लेट या फिर यूरेशियन प्लेट में दोनों में से भारी प्लेट कौन सी होगी, कौन बताएगा? कुछ जानकारी है क्या किसी को? प्रतीक्षा? नूतन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो जरा एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन प्लेट है और एशियन प्लेट है, जो चाइना वाला हिस्सा है, इन दोनों प्लेट्स में कौन सी प्लेट भारी प्लेट होगी, या फिर है किसी कुछ अंदाजा इस बारे में? सर अगर ये देखें कि प्लेट्स जो होती है ना तो सागर भी तो उसके साथ ही चलता है ना, तो फिर हाँ, चलता इंडिया है। की प्लेट भारी कह सकते हैं सर। और एक्चुअली इंडियन प्लेट ही जो है वो भारी है। ठीक है ना। उसका कारण क्या है, जब हिमालय पर्वत का उसमें इंडियन प्लेट का सबडक्शन नीचे हुआ है एशियन प्लेट्स के नीचे। कारण क्या है, जब हिमालय की जो संरचना है उसमें जो है भारत की तरफ का हिस्सा जो है वो एकदम से हाइट पकड़े हुए है, शार्प है, और उस तरफ जो है वो स्लोप है, चाइना तरफ। इसीलिए हमेशा चाइना तरफ का जो बॉर्डर है वो हमेशा हावी रहता है भारतीय बॉर्डर के ऊपर। उसका कारण ही यही है कि वहां से एक स्लोप है धीरे धीरे, है ना, और यहाँ पर एकदम से डाउनफॉल है। इस वजह से भारतीय सेना हमेशा नीचे रहती है, वो सेना ऊपर है, और उसको आसानी भी रहती है ना। ये इस संरचना की वजह से हम ये समझ पाए हैं कि हाँ, भारतीय प्लेट जो है वो भारी प्लेट है और एशियन प्लेट जो है जो हल्की प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। और दूसरा, हाँ, इन्होंने भी अच्छी बात कही कि चूंकि इंडियन प्लेट जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें हिंद महासागर भी है, तो इस वजह से भी ये भारी प्लेट ही हो सकती है। लेकिन इतना कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि हिंद महासागर के साथ साथ भारतीय महाद्वीप भी तो उठा हुआ है, तो हो सकता है कि वो वाला हिस्सा कम भारी हो, लेकिन एशियन प्लेट की तुलना में भारतीय प्लेट थोड़ी सी भारी है। वो पता चलता है हिमालयन संरचना के हिसाब से। ठीक है ना। चलो, अब अभिसारी सीमा पर स्थित विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, ये प्रश्न है। अभिसारी सीमा यानी कि कौन सी बाउंड्री, नूतन? अभिसारी सीमा किसे कहते हैं? कन्वर्जन बाउंड्री। हाँ, कन्वर्जन बाउंड्री कहते हैं अभिसारी सीमा। ठीक है ना, जो कि एक विनाशात्मक बाउंड्री है ना। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर जो भी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, उनके ऊपर जो भी ज्वालामुखी है उन सभी के नाम इस प्रश्न में लिखने हैं अपन को। ठीक है ना। उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, मुख्य रूप से उन्हीं पर ज्वालामुखी स्थित है, वो अपने को नाम इस प्रश्न में लिखने हैं सभी। ठीक है ना। जी सर। चलो, अब ये बाउंड्रीज या प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अंतर्जात बल है क्या, पृथ्वी की भूपरपट्टी या फिर स्थल खंड, या फिर स्थल खंड तो क्या कहेंगे, सर भूपरपट्टी ही।
महाद्वीपीय जो सॉरी महासागरीय जो प्लेट्स हैं, हाँ जैसे दोनों महासागरीय प्लेट्स आपस में टकराई, हाँ। तो उसका थोड़ा एक दो एग्जांपल सर बताना। टकराने की तो नहीं, लेकिन अलग 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 होने के जरूर एग्जाम्पल है। अपन मानचित्र जब खोल के देखेंगे, मैप है सभी के पास? जी सर। मैप मानचित्र में खोल के आप देखोगे, प्लेट टेक्टोनिक के लिए एक बाकायदा एक मानचित्र फोटो भी बनी हुई है पूरी अर्थ की, पृथ्वी की। ठीक है, तो उसमें तीनों ही तरह की बाउंड्रीज दी गई हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और संरक्षित, इसको कंजर्वेटिव कह रहे हैं। तो महासागरीय जो हिस्सा है, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता हुआ पूरा हिंद महासागर, इसमें आप एक लाइन देखेंगे समुद्र तल के नीचे की, समुद्र के बीच में बनी हुई है। ठीक है ना, जो कि एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यानी कि दोनों ही समुद्री जो प्लेट है वो दरार आ रही है उसमें, और वो प्लेट जो है वो दूर हो रही है एक दूसरे से। दोनों पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट में दरार आ रही है, और वो प्लेट एक दूसरे से टूटकर दूर हो रही है, जिससे कि एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है समुद्र के पूरे तल में। ठीक है ना? मिड अटलांटिक रिज। हाँ, जिसको मिड अटलांटिक रिज जो आप कह रहे हो ना, वही चीज। तो इसमें क्या हो रहा है कि महासागरीय प्लेट में दरार के बाद लावा निकला। लावा निकलने से क्या हुआ कि उसमें पर्वत की पूरी श्रृंखला पूरी पृथ्वी पर बनी हुई है ना। और ये पर्वत श्रृंखला कहीं कहीं पर समुद्र तल के जब ऊपर आती है तो द्वीप का निर्माण करती है ना, अलग थलग। सोचते होंगे यार, बीच समुद्र में ये द्वीप छोटा सा कहाँ से आ गया? सीधी सी बात है, वो लावा से जो निकलने वाले पर्वत श्रृंखला है, या फिर पर्वत है, उसकी चोटी है, जो कि वो द्वीप के रूप में है। ठीक है ना, जिसको हम मिड ओशियनिक रिज कहते हैं। अटलांटिक में भी है, प्रशांत महासागर है, वो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ भी बढ़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होते हुए पूरे के पूरे महासागर में फैली हुई है। ठीक है ना, बाकी के खोज खोज जारी है। हो सकता है कहीं बाउंड्रीज ऐसी मिले कि हाँ, दो महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटें आपस में भी टकरा रही है। अभी सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो दोनों के विभाजित होने का जरूर है। ठीक है ना, ऐसा होता भी है। चलिए, अब अपन बढ़ते हैं अंतर्जात बल। तो पृथ्वी की भू परपटी, जिस पर महासागर और स्थल दोनों ही स्थित हैं, इस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाला बल, जो कि पृथ्वी या भूमि की पटल पर विभिन्न रचनात्मक कार्य करता है। यानी कि अंतर्जात बल जो है वो एक तरह से निर्माणकारी बल है। निर्माणकारी कैसे? कि वो पटल पर या भूपरपटी पर संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। और बहिर्जात बल क्या होते हैं? इन निर्माण को या फिर बनी हुई संरचनाओं को नष्ट करने का या फिर इनको कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो अंतर्जात बल कौन कौन से हैं? अंतर्जात बलों में हम दो तरह के बल देखते हैं, एक तो आकस्मिक बल, दूसरे पटल विरूपणी बल। आकस्मिक कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ठीक है, और दूसरा जो पटल विरूपणी है वो बहुत धीमी गति से कार्य करने वाला बल है, जो कि महाद्वीपों के विस्थापन के लिए भी उत्तरदायी है, और बड़े बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए भी निर्माण में भी उत्तरदायी है। ठीक है ना, अब अंतर्जात बलों में हमने कौन से देखे? एक आकस्मिक, दूसरा दीर्घकालिक या फिर पटल विरूपणी। इस चैप्टर में या फिर इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ और सिर्फ दीर्घकालिक या पटल विरूपणी बल के बारे में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आकस्मिक बल के अंतर्गत जो चीजें होंगी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन, वो आगे अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। भूकंप के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं भूकंप संवेदनशील ज्यादा होते हैं। भूकंप जो ऐसे ज्वालामुखी के बारे में, कितने प्रकार के ज्वालामुखी को विस्तार या वितरण कहाँ कहाँ पर है, तो वो सब चीजें अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपन सिर्फ और सिर्फ दीर्घकालिक या फिर पटल विरूपणी बल को इसमें अपन आगे देखेंगे अपन। उसके बाद फिर अंतर्जात बल जब क्लोज होगा तो फिर बहिर्जात बल। बहिर्जात बल यानी कि पृथ्वी के भूपटल को समतलीकरण का या फिर संरचनात्मक जो चीजें हैं उनको
समतल करने का या नष्ट करने का जो कार्य कर रहे हैं जो बल, उन सभी को हम बहिर्जात बल कहते हैं या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। उसमें हवाएं भी हैं, उसमें जल समुद्र क्या नाम ये रिवर्स भी है, उसमें ग्लेशियर्स भी है या फिर टेम्परेचर भी है। कई तरह के बल जो ऊपर कार्य कर रहे हैं वो सभी के सभी बहिर्जात बलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब पटल विरूपणी बल, अब ये क्या है? ये बहुत धीमी गति से में कार्य करने वाला एक अंतर्जात बल है जिसके प्रभाव हमें हजारों करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं। है क्या? अभी अंतर्जात बल क्या है? एक्चुअली ये वही है जो संवहनी तरंगों से पैदा होने वाले जो बल है, वही उसी को हम नाम क्या दे रहे हैं? अंतर्जात बल दे रहे हैं नाम। उसी को हमने विभाजित कर दिया ज्वालामुखी के रूप में। एक्चुअली हुआ क्या है? यही कि वो संवहनी तरंगें जो हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वही ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल रही है, वही भूकंप के रूप में बाहर निकल रही है ना? तो एक्चुअली अंतर्जात बल जो है वो सभी के सभी जुड़े हैं किससे? संवहनी तरंगों के से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से। अब संवहनी तरंगें एक्चुअली क्या है? आपको बताया होता क्या है कि कई सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भूपटल या क्रस्ट के नीचे जो है वो अपनी रेडियो एक्टिविटी की वजह से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। जो ऊर्जा कहीं ना कहीं रिलीज तो होगी, तो वो एक ज्वालामुखी या फिर ये प्लेट टेक्टोनिक में अपना योगदान करते हुए बाहर निकल रही है, वो ऊर्जा रिलीज हो रही है एक तरह से। ठीक है ना? तब क्या है? पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल में एक कई सारे उसके नाम अलग अलग से दे दिए गए हैं, जैसे तनाव, संपीड़न। तनाव क्या? दूर जाने वाले बल, एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल, उसको हम तनाव बल कह देते हैं। संपीड़न बल कौन सा हुआ? एक दूसरे के पास या फिर एक दूसरे की ओर कार्य करने वाला बल। उसी से जो दिखते हैं रिजल्ट वो वलन या भ्रंशन के रूप में हमें दिखते हैं। सीधी सी बात है। अब ये मोड़ या वलन क्या होते हैं? तो होता क्या है, जब कंप्रेसिव फोर्सेस या फिर एक दूसरे की ओर जब बल कार्य करता है तो होता क्या है, चट्टान या भूक्रस्ट में वलन वलन पड़ जाते हैं या फिर फोल्ड पड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक तरह से वलित पर्वत का नाम दे देते हैं या फिर वलित चट्टाने कह देते हैं, या फिर उनको हम मोड़ों को क्या कहते हैं? वलन कह देते हैं। जैसे कि हिमालय। हिमालय क्या है? दो बड़ी चट्टानें या प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मुड़ी, एक दूसरे की तरफ मूव ऑन हुई, तो आपस में टकराई। टकराने की वजह से क्या हुआ? हल्की जो प्लेट थी वो ऊपर की तरफ बढ़ी, उठी, और भारी प्लेट नीचे हुई, और हल्की प्लेट में वलन या मोड़ पैदा हुए, जिनको हम आज पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, और सबसे बड़े वलित पर्वत के रूप में हिमालय का नाम हम लेते हैं। ठीक है ना? अब ये वलन जो पड़ते हैं, फोल्ड जो पड़ते हैं, इसमें दो हिस्से हैं। जब फोल्ड पड़ेगा तो एक होगा नीचे वाला हिस्सा, एक होगा ऊपर वाला हिस्सा, है ना? ऐसे मुड़ेंगे फोल्ड, सीधी सी बात है। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? एंटीक्लाइन या फिर अपनति। और जो गहराई वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं? सिंक्लाइन या अभिनति। यानी मोड़ या वलन में दो भाग होते हैं, एक अपनति या ऊंचे शिखर वाला हिस्सा जिसको हम अपनति कहते हैं, और एक गहराई वाला हिस्सा, फोल्ड के नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम अभिनति कहते हैं या फिर सिंक्लाइन कहते हैं। सिंपल। ठीक है ना? तो अब अपनति और अभिनति के अलावा भी वलन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, एक नति, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिकल, कई सारे उसके नाम हैं। तो आपको प्रश्न ये दिया गया है कि वलन कितने प्रकार के होते हैं? कश्मीर घाटी किस प्रकार की भौगोलिक स्थल रूप पर या भौगोलिक संरचना पर स्थित है? ठीक है ना? ये आप लोगों को पढ़ के लिखना है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सर ये दो बल तो समझ आते हैं, अपनति और अविनति। इसके अलावा जो बल हैं वो समझ नहीं आते, बलन जो है। इसके आगे वाले वलन समझ में नहीं आते? नहीं सर, वो पता नहीं चलता क्या कह रहे हैं। उसको जब पढ़ना तो आप एक पेन लेके बैठना, ठीक है? जी सर। जैसे ही वो बोला जाएगा, जैसे एक नति बोला उसने कि एक नति वलन, मतलब एक भुजा में ढाल है और दूसरी भुजा सीधी। अब उस लाइन को जब पढ़ते जाओगे तो बनाते चलना,
लाइन के साथ ही। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लेने दो, नहीं होगा तो अगली बार नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो हम वलन के प्रकार को डायग्राम के साथ बना देंगे, उसको फिर हम उससे समझा देंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर, अभी जी आप लोग थैंक यू सर, ऐसे ही समझा अभी देंगे तो सर। हाँ, क्योंकि वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसको फिर एक एक लाइन शब्द का मीनिंग समझाना पड़ेगा, एक नती इसको क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना? अभी हम बताएंगे तो वो समझ में आएगा नहीं शब्दों से। आप लोग कोशिश करना, फिर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में वलन के प्रकार अपन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, किसी को जानकारी है क्या कश्मीर जो है वो कौन से किस प्रकार के भौगोलिक भूखंड पर स्थित है? सर ये अधिवलन में आता होगा कश्मीर और पीर पंजाल श्रेणी तो। नहीं, अधिवलन अलग चीज जी सर। है ना? अधिवलन नहीं है, नेपी नाम सुना है किसी ने? नेपी? यस सुना तो है सर। हाँ, ये कश्मीर घाटी जो नेपी पर स्थित है। नेपी क्या होती है एक्चुअली? वलन जब आगे बढ़ता है, जैसे हुआ क्या, एक सीमा तक तो फोल्ड होगा, है ना? एक सीमा तक फोल्ड हुआ, फिर हुआ क्या, जैसे फोल्ड होते 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 ये टूट गया, है ना? तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ग्रीवा खंड या फिर नेपी। यहाँ पर इस हिस्से पर स्थित है कश्मीर घाटी। आगे समझ में? इस ढांचे को जो हाथ से हम बना रहे हैं अभी, इस ढांचे को बोलते हैं ग्रीवा खंड या नेपी। इसमें क्या हुआ, फोल्ड होते 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 एक सीमा के बाद भुजा चट्टान जो है वो टूटी और टूट के ऐसे बिखर गई आगे, और ये हिस्सा जो चट्टान का एक हिस्सा है वो नीचे धस गया, एक हिस्सा ऊपर की तरफ वलन के रूप में या फोल्ड के रूप में रह गया। इस हिस्से को बोलते हैं हम ग्रीवा खंड या नेपी, और यहाँ पर जो है वो कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, आगे अपन वलन के जब प्रकार पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज बता देंगे, वलन इतने इतने ये रूप है, इसको हम ग्रीवा खंड कह रहे हैं, इसको एक नती, द्विनती, द्विनती, सब एक बार क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। भ्रंशन। अच्छा, वलन में कौन सा बल कार्य करेगा, संपीड़न बल या फिर तनाव बल? संपीड़न सर। नेचुरल सी बात है, संपीड़न बल। संपीड़न बल एक दूसरे की ओर काम करता है ना, एक दूसरे की तरफ, तभी तो वलन पैदा होगा, है ना? और तनाव बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो अब अपन आगे जो पढ़ रहे हैं भ्रंशन। भ्रंशन किसका रिजल्ट होगा? नेचुरल सी बात है, तनाव बल का रिजल्ट होगा। वैसे ये उसका भी, संपीड़न का भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दरार जो बनेगी वो तनाव बल के कारण बनेगी। अब होता क्या है, तीन तरह के भ्रंश हैं। एक सामान्य भ्रंश, इसमें क्या हुआ, चट्टाने में दरार हुए और दोनों अलग अलग, जो दरार होने के बाद जो दो टुकड़े हुए चट्टान के, दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ गए आगे। इससे क्या हुआ, भूपटल का विस्तार हुआ। हुआ एक गहरी खाई सी बनी छोटी सी, तो क्या हुआ, भूपटल का विस्तार हुआ, और ये सामान्य भ्रंश कहलाता है। दूसरा भ्रंश क्या कहलाता है, दरार पड़ने के बाद दोनों खंड आमने सामने एक दूसरे की तरफ मूव हुए, एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं। तो होता क्या है, एक हिस्सा जो है वो दूसरे खंड के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है ना? चीजों को समझना, जैसे वलन में क्या हो रहा था, एक दूसरे के पास आ रहे थे, दरार नहीं पड़ी थी कोई, पास आ रहे थे, फोल्ड होते होते फिर टूटना या सारी चीजें हुई। भ्रंशन में क्या हुआ कि पहले क्या हुई, दरार आई, दरार आने के बाद दो स्थल खंड जो थे, स्थल आपस में एक दूसरे के पास आए, दरार आने के बाद फिर एक के ऊपर एक चढ़ गए। ठीक है ना? तो ये जो क्या हुआ, चढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाले भ्रंश को क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश। और इससे भ्रंश से क्या हुआ, जो ऊपर जो चढ़ा हुआ हिस्सा है तो सीधी सी बात है एक ऊंचे स्थल खंड के रूप में दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं कगार या फिर एस्कार्पमेंट। पश्चिमी घाट जो है वो यही है सिर्फ और सिर्फ, और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है किस चीज का, भ्रंश का। भ्रंश में भी व्युत्क्रम भ्रंश का, व्युत्क्रम भ्रंश में भी कगार का या एस्कार्पमेंट का, ये आ चुका है प्रीलिम्स में, कभी भी आ जाता कहीं से भी, चाहे जब, है ना? ठीक है ना? तो हुआ क्या होगा इसमें, सीधी सी बात है कि प्लेट में दरार आई होगी, इंडियन प्लेट में दरार आने के बाद एक जो हिस्सा ऊपर उठा वो
चढ़ गया किसके ऊपर, दूसरे हिस्से के ऊपर। यानी पश्चिमी घाट से समुद्र की तरफ हम बढ़ेंगे तो वो जो प्लेट टूटी उसका हिस्सा वहां पे सबडक्ट कर चुका होगा, जबकि ये हिस्सा जो महाद्वीपीय है या प्रायद्वीपीय है ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, जो कि आज हम जो देखते हैं एक पश्चिमी घाट जो है एक बड़ी सी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हमें दिखती है। ठीक है, अब क्या है, सोपानी भ्रंश या फिर स्टेप फॉल्ट। सोपानी भ्रंश क्या है, हुआ क्या, ऐसे ये ढाल है, पर्वत की कोई ये ढाल है, तो इसमें लाइन से एक के ऊपर एक स्टेप की तरह बन गए। हुआ क्या, यहाँ भी दरार आई, यहाँ भी दरार, फिर यहाँ भी दरार, फिर यहाँ भी दरार, लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ दरार आई और एक ढाल में एक समानांतर उनकी ढाल एक जैसी नीचे की तरफ रही। यानी ढाल की दिशा जो है वो सभी भ्रंशों की या भी सभी दरारों के बाद बचे हुए खंडों की सभी की जो ढाल है वो नीचे की तरफ है। यानी आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि बीच में एक जो ढाल थी या फिर चट्टान था, उस चट्टान थी उसमें क्या हुआ, दरारें आई कई सारी, और उन्होंने दरारों में दरार आने के बाद एक स्टेप जैसी या फिर सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण हुआ और सभी की दिशा नीचे की तरफ है ना, ढाल के रूप में। तो इस तरह का जो फॉल्ट है वो कहलाता है सीढ़ीदार भ्रंश या फिर सोपानी भ्रंश या फिर स्टेप फॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल भी राइन वैली, बड़ा सुंदर सा इसका एग्जाम्पल, राइन वैली यूरोप में है। ठीक है, अब भ्रंश द्वारा निर्मित भू आकृतियां कौन कौन सी हैं, यानी फॉल्ट से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। ठीक है, सभी ने रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने? ग्रेट रिफ्ट वैली सर? हाँ, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है ये? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, उत्तर से पूरा दक्षिण की तरफ बनी फैली हुई है। ये बहुत विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। भारत में भी रिफ्ट वैली है ना। नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं वो रिफ्ट वैली में ही बहती हैं। ठीक है, सतपुड़ा जो है वो रिफ्ट वैली से निकलने वाला एक पर्वत है, आगे अपन पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन है एक्चुअली ये सतपुड़ा पर्वत। चलो अपन रैंप इससे वैली के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। एक सबसे पहली है रैंप वैली। रैंप वैली आप देख रहे होगे फोटो में, क्या हुआ, दो दरारें आई, दोनों दरारों के बीच का जो स्थल खंड है वो अपने स्थान पर स्थिर रहा और उसकी दरारों के किनारे जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ गए। तो क्या हुआ, एक वैली का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं रैंप वैली। जैसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी एक रैंप वैली है जिसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ये स्ट्रक्चर देखोगे, अब नीचे वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे रिफ्ट वैली, दोनों एक जैसे फोटो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्थल खंड या भूखंड के संचलन का केवल अंतर है। भ्रंश घाटी में क्या होता है या रिफ्ट वैली में क्या होता है, दो जब भ्रंश रेखाएं जो हैं या दरारें हैं उनके बाहरी किनारे वाले हिस्से जो हैं वो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का जो भूभाग है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है या धंस जाता है। दोनों ही एक जैसी स्थलाकृतियां हैं देखने पर, अंतर किस चीज का है, उनके मूवमेंट का, चट्टानों के, कि किस में किस तरह का संचलन हो रहा है स्थल खंड में। रैंप वैली में क्या होता है, बीच का भाग स्थिर रहता है, किनारों के भाग ऊपर उठते हैं। रिफ्ट वैली में बीच का भाग धंसता है, किनारों के भाग स्थिर रहते हैं, बस इतना अंतर। ठीक है ना। अब प्रश्न है भ्रंश घाटी में स्थित प्रमुख झीलों के नाम, कोई बताएगा अभी झीलों के नाम भ्रंश घाटी में स्थित? सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया सर। हाँ, और सर टंगानिका भी आ जाएगी आई थिंक। टंगानिका, हाँ सर एक बार और ताना भी रिपीट आ कर दीजिए। जाएगी सर, तुर्काना भी आ जाएगी। न्यासा भी आ जाएगी है ना। जी सर, न्यासा, नासिर। हाँ, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये सारी जो झीलें की झीलें हैं वो सारी झीलें भ्रंश घाटी में स्थित हैं, जिसको हम रिफ्ट वैलीज में स्थित हैं, सारी की सारी झीलें। ठीक है ना। अब आया ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्थ पर्वत।
इसमें क्या हुआ, सेम वही चीज है, दो दरारों के बीच अभी अपन क्या कर रहे थे, मूवमेंट नीचे की तरफ देख रहे थे। एक चीज होती है वैली, दूसरी होती है, एक होती है घाटी, एक होती है पर्वत। वैली और माउंटेन। अभी हम अपन देख रहे थे वैली वाली चीज, वैली यानी घाटी। उसमें हम ध्यान दे रहे थे किस बात पर, कि गहराई, कि हाँ गहरी हुई संरचना। अब हम ध्यान देंगे संरचना उठी हुई है या फिर ऊपर की ओर उठी, धरातल के लेवल से, धरातल से थोड़ा सा ऊपर उठी। तो क्या हुआ इसमें, ब्लॉक माउंटेन में दो दरारों के बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, है ना, तो ब्लॉक माउंटेन बन गया। और अगर यही बीच का हिस्सा नीचे धस जाता तो क्या बन जाता, रिफ्ट वैली। नो नो, एक्चुअली क्या हुआ, बीच का हिस्सा नहीं, साइड का हिस्सा नीचे धस गया, तो क्या हुआ, ब्लॉक माउंटेन बना। यानी दो दरारों के बीच का जो स्थल रूप है वो स्थिर रहा अपनी जगह, उसके दोनों बाहरी किनारों का जो स्थल रूप है वो नीचे की तरफ धसा, जिससे कि बीच का हिस्सा एक माउंटेन पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है ना। और ये पहली वाली संरचना में क्या हो रहा था, कि इसमें भी बीच का हिस्सा स्थिर था, साइड वाले जो हिस्से थे वो ऊपर उठ गए थे, इसमें साइड वाले हिस्से नीचे की तरफ आ गए, वहां वैली बनी, यहाँ पर्वत बन गया। ऐसे ही हॉस्ट पर्वत होता है, हॉस्ट पर्वत में क्या होता है, बीच का जो हिस्सा है, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे कि हॉस्ट पर्वत का निर्माण हुआ। यानी इन चारों ही डायग्रामों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का जो अंतर आ रहा है वो है मूवमेंट का, यानी स्थल रूप ऊपर की तरफ गति करेंगे या नीचे की तरफ गति करेंगे, उस हिसाब से ही घाटी और पर्वत दो तरह की संरचनाएं बन रही हैं। घाटी में दो तरह की संरचनाएं हैं, एक रैंप वैली, दूसरी रिफ्ट वैली। ठीक है, तो लगभग आसान सी चीजें हैं। आप चारों ही संरचनाओं के एग्जाम्पल याद रखना, हमेशा आ जाते हैं, चाहे वो ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हो, चाहे वो सतपुड़ा रेंज के बारे में हो। ऐसे ही वास जैस कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि इनका उदाहरण है। ठीक है, आया सबको समझ में। जी सर, थैंक यू। चलो, तो आज कोई कंफ्यूजन आज की पूरी कहानी में। सर एक बार रैंप घाटी को दोबारा जो है बोल दीजिए। तो सबसे पहले अपन फोटो देखते हैं। तो रैंप घाटी में जो हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ दो भ्रंश रेखाओं के बीच का हिस्सा स्थिर था और बगल का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा था, है ना। फोटो में अपन देख भी रहे हैं, बीच का हिस्सा स्थिर है, एरो जो दिखा रहा है वो बगल के जो स्थल खंड है उनको ऊपर की तरफ उठाते हुए, है ना। इसलिए जो घाटी बनी है उसको हम कह रहे हैं भ्रंश जब ऊपर की तरफ उठेंगे तो बीच वाला हिस्सा तो सर नीचे की तरफ चला जाएगा फिर। वो तो अपने आप नीचे हो गया, गया कहीं नहीं, स्थिर ही रहा। हुआ क्या कि बगल वाले जब उठे तो संरचना जो बनी तो वो हमें ऐसी लगती है कि बीच वाला गहरा है, साइड वाले उठे हुए, जबकि एक्चुअली मूवमेंट क्या हुआ, जो बगल वाले जो है हिस्से हैं उनका ही मूवमेंट हुआ, बीच वाला तो स्थिर रहा अपने आप, तो अपने आप वो घाटी बन गई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ओके क्लियर है है सर। ना। ये चीज है, सर देखने से ऐसा प्रतीत होता है। हाँ रिफ्ट घाटी के साइड में जो ये उठा हुआ भाग था, दोनों साइड में उठा था, तो हाँ सर इसको फिर ब्लॉक पर्वत बोल देंगे ना? नहीं, ब्लॉक पर्वत हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ये सब जो नाम रख रहे हैं वो मूवमेंट की वजह से रख रहे हैं, कि किस संरचना का मूवमेंट कैसा है ना। क्योंकि हुआ क्या कि जो रिफ्ट वैली है आप देख रहे होगे, वो बगल का, उसके पास का जो बगल वाले जो स्थल खंड है वो एकदम समान है दोनों ही तरफ, एक लंबी दूरी तक समान है। तो हुआ क्या, जैसे अब मान के चलो कि आप अपने घर में बैठे हैं, घर में आपने देखा आप छोटा सा टुकड़ा था वो आप नीचे धस गया, तो नीचे धस जाएगा तो उसको हम गहराई वाली जगह को वैली ही कहेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि ये बगल वाला माउंटेन अपने आप ब्लॉक कहलाने लगेगा, है ना। तो जो होता क्या है,
आसपास का जो स्थल रूप है उससे जब चीज संरचना गहराई हो जाती है तो उसको हम वैली कह रहे हैं या घाटी कह रहे हैं। उठे हुए हिस्से को हम पर्वत कहेंगे, नेचुरल सी बात है। ठीक है ना। तो इसको हम ब्लॉक पर्वत नहीं कहेंगे। ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, स्थल खंड जो है वो नीचे ऊपर की तरफ मूवमेंट या नीचे की तरफ मूवमेंट बिल्कुल नहीं करता है, साइड वाले हिस्से नीचे बैठते हैं, तब वो ऊपर उठा हुआ पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, अंतर थोड़ा समझ रहे हो ना? जी सर समझ गई। है ना। रिफ्ट वैली में बीच वाला हिस्सा नीचे धंसा था, लेकिन ब्लॉक पर्वत में बीच वाला हिस्सा मूवमेंट हुआ ही नहीं, रुका रहा वो। है ना। मूवमेंट हुआ बगल वाले दोनों हिस्सों का जो कि नीचे हुए। ठीक है ना। जी सर। मूवमेंट का अंतर है कि कौन सा स्थल मूवमेंट कर रहा है। हॉर्स पर्वत में बीच वाला उठ जाता है, इसलिए उसको हॉर्स पर्वत कह दे रहे हैं। जैसे मैं जर्मनी का हॉर्स पर्वत उदाहरण है इसका। आया सबको समझ में? यस सर। और कोई डाउट किसी को? मतलब सर वैली के केस में जो है डाउनवर्ड फोर्स है और माउंटेन के केस में अपवर्ड फोर्स है। नहीं, फोर्स अपर डाउनवर्ड नहीं है, देखने की विजिबिलिटी का फर्क है। मूवमेंट सर, मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट जो है वो देखो, डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट दोनों ही जगह थे, लेकिन देखने में कोई चीज नजर कैसी आ रही है। जैसे रैंप वैली में अपन देखेंगे, रैंप वैली में साइड वाले जो हिस्से थे उनका मूवमेंट था तो ऊपर, रिफ्ट वैली में नीचे था। जी सर। बात सिर्फ मूवमेंट की नहीं है, बात यह है जो स्थल रूप बन रहे हैं वो देखने में कैसे हैं। पहली चीज क्या हुई, जब गहराई वाले हिस्से बने, जो गहरे गहरे हिस्से बने उनको हम घाटी कहेंगे, और जो उठी हुई संरचना बनी उनको हम पर्वत कहेंगे। है ना। अब घाटी वाली बनने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो क्या कि जब दरार पड़ी तो बगल वाली ऊपर उठ जाए या फिर बीच वाला नीचे धंस जाए, दो कंडीशन में घाटी बन जाती है। तो जब बगल वाले ऊपर उठे तो हम उसको रैंप वैली कह दे रहे हैं, जब बीच वाला नीचे धंसा तो उसको हमने रिफ्ट वैली कह दिया। ठीक है ना। ऐसे ही पर्वत में हम क्या कह रहे हैं, स्थल रूप कैसे भी करके ऊपर उठ जाए। अब उसकी दो कंडीशन है, या तो बगल वाले नीचे जाए, बीच वाले ने आप ऊपर दिखेगा जिसको हम ब्लॉक माउंटेन कह देंगे, फिर बीच का ऊपर उसको माउंटेन कह दें। आ गया समझ में? सर एक चीज और मुझे ब्लॉक हाँ रहे थे अंतरजात हाँ और समता मूलक। हाँ। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ हेलो हेलो हेलो। जी सर। एक्चुअली समता मूलक जो है यानी समतलीकरण जो कार्य कर रहे हैं, बहिर्ज बल जो समता मूलकीकरण का कार्य करते हैं। विषम मूलक यानी कि विषमता को उत्पन्न करने वाले। तो अंतर्जात बल जो है वो विषमता मूलक भी कह सकते हैं, या फिर विषमताओं को उत्पन्न करने वाले भी कह सकते हैं उनको, या फिर सृजनात्मक भी कहते हैं, क्योंकि वो नई चीज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके सर ये ओके। चीज होती है। आगे प्रतीक्षा समझ में? रिफ्ट वैली जी वैली और पर्वतों में, है ना, जी सर। ये चीज होती है। सर कगार माइंड पे नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ सर कगार को एक बार। कगार एक्चुअली क्या है ना, कि होता क्या है कि जैसे कोई मूवमेंट हुआ चट्टान में, कोई किसी तरह का कोई मूवमेंट हुआ तो हुआ क्या, जैसे ये है, ये मान लो एक प्लेन है, एक पूरी चट्टान थी, तो हुआ क्या, इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, एक हिस्सा नीचे की तरफ बैठ गया। तो ये शार्प जब हो जाता है, बहुत ज्यादा ढलान बहुत तीव्र हो, तो इसको हम बोल देते हैं कगार। है ना। पर्वत तो फुल पर्वत भी है, जैसे हिमालय में है, वलयत पर्वत है ना। तो कगार का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ढलान है वो बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है, इसलिए हम उसको कगार कह रहे हैं। और इसमें जो पश्चिमी घाट वाला जो मामला है, इसमें हम क्या कहते हैं कि दरार पड़ी, दरार के बाद दो हिस्से हुए स्थलखंड के, एक हिस्सा नीचे धस गया और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर चढ़ गया। है ना।
आया समझ में? एक हिस्सा नीचे धस गया और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर चढ़ गया टूटने के बाद, ऐसे एकदम से। तो ये जो कोना है, इसको हम बोलते हैं कगार, इस हिस्से को, ऊपर वाले को जो चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और कगार का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि बहुत सी तीव्र ढाल है उस पर, इसलिए उसको हम कगार कह दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, चलो फिर आ गया सबको समझ में, और कोई डाउट? यस सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है, तो फिर आज क्लास अपनी क्लोज करते हैं। ये सब चीजें नोट कर लेना और सब मानचित्र में देखते हुए चलना, क्वेश्चंस लिखते चलो, क्योंकि कुछ समय बाद टेस्ट भी हो सकता है और उसके आंसर सीधी सी बात है ग्रुप में आएंगे तो सभी की नजरों में आएंगे, है ना। जी सर। सर सभी लोग एक और, हाँ सर जैसे ओके कि सर, थैंक यू सर। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो सर जैसे हिमालय है उसपे दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, तो सिर्फ सबडक्शन जोन में वोल्केनोज क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो हिमालयन जोन में तो ऑब्जर्व नहीं होते हैं, हाँ, वोल्केनोज तो है ही नहीं सर। तो कुछ रीजन है स्पेसिफिक सर? थिकनेस ज्यादा हो सकती है या फिर ऊर्जा उतनी उत्पन्न नहीं हुई, सीधी सी बात है। देखो, वल्केनो का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि नेचुरली समझने वाली बात है कि जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा पैदा हो रही है। उस ऊर्जा को किसी ना किसी रूप में पृथ्वी रिलीज करती है, प्रकृति या पृथ्वी, चाहे वो भूकंप के रूप में हो, चाहे वो ज्वालामुखी के रूप में हो, चाहे वो भूस्खलन के रूप में हो, किसी भी रूप में अर्थ के अंदर जो ऊर्जा हो रही है वो रिलीज हो जाए। तो जब भूकंप, वहां पर ज्वालामुखी नहीं है तो भूकंप है, भूकंप के रूप में भी तो ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नहीं। तो पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ अपनी थकावट दूर करनी है, एक तरह से सर ये तो समझ लो। इसमें जो इसका भी रीजन है कि ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उन्हीं का रीजन होता होगा ना? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है वो रेडियो एक्टिविटी है। उसके अलावा पृथ्वी का अपना घूर्णन है, पृथ्वी अंदर रोटेट हो रही हो, इतना सारा मैग्मा रोटेट होगा तो एनर्जी तो पैदा करेगा, है ना। और उसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिज्म भी है, एक तरह से ध्रुव है, तो वो चुंबकीय ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। तो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा हो रही है उसको सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी रिलीज करती है, वो भूकंप के रूप में, सुनामी, जिससे सुनामी भी आ जाती है कभी कभी, बहुत बड़े भूकंप के रूप में, है ना, ज्वालामुखी है। तो हिमालयन रीजन में ज्वालामुखी नहीं है लेकिन भूकंप के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है वो, है ना। और वही अगर देखें अपन, ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी है, पता है ना सभी को। जी सर। वो अंडमान निकोबार, पता है आप लोगों को, हिमालय का ही एक हिस्सा है, जी फोल्ड सर। का, है ना। तो वहां तो ज्वालामुखी है छोटा सा। तो स्थिति कैसी कहाँ बन जाए उस हिसाब से पृथ्वी जो है या फिर ऊर्जा रिलीज हो जाती कर देती है, पृथ्वी या ऊर्जा रिलीज हो जाती है। जहां ज्वालामुखी बन सके वहां ज्वालामुखी के थ्रू हो पा रही है, जहां ज्वालामुखी नहीं है भूकंप के थ्रू हो रही है, सिंपल सी बात है वो तो, है कि नहीं। जी सर, जी सर। ये चीज है। तो बड़ा आसान सा वैसा है एक्चुअली ज्योग्राफी, बस जो चीजें हैं उसको ऐसे एक जनरल समझते चलना कि भाई इसका नहीं तो ये क्या हो सकता है, तो चीज अपने आप स्पष्ट जो है वो सामने, ठीक है ना। तो जी सभी सर। लोग तैयार करते चलें, क्वेश्चन पेपर भी बनेगा, क्वेश्चंस भी होंगे, सारी चीजें होंगी, देते चलें सभी लोग क्वेश्चंस, ये सब सॉल्व करते चले मानचित्र वगैरह में, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए थैंक फिर यू आपकी सर। क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। चलो सभी को गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। भैया ये कृष्ण कुमार जी जो है, आप अपना नाम बता दीजिए। आपका कृष्ण कुमार ही नाम है ना? हेलो, आवाज आ रही है भैया?